Good morning, students. Today we are going to teach you strategy of industrial growth, chapter number 4 in economic development. इससे प्रीवियस जितनी भी वीडियोस की हमने उसमें डिस्कस किया 5 ईयर प्लान, इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एग्रीकल्चर पॉलिसीज एंड फीचर्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो है कब से कब तक पीरियड शुरू होगा था 1947 टू 1990. जो फर्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री. कि इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस कितनी है. हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है जीडीपी में. एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस है, इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस है. उसी के अकॉर्डिंग कि इंडस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है वो किन किन सोर्सेज से है, किस चीज़ में ये हेल्पफुल ज़्यादा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टॉपिक इज एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. जो इंडस्ट्री है वो क्या है, एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा उतना ही इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा होगा. क्योंकि हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, और जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ही इनकम भी लोगों के पास जनरेट ज़्यादा होगी. जब इनकम जनरेट होगी तो वो डिमांड करेंगे. ठीक है, इनकम होगी तो वो डिमांड करेंगे. जब डिमांड होगी तो फर्दर प्रोडक्शन होगा. प्रोडक्शन होगा तो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. तो एक सर्कल के थ्रू चलता रहता है. और अगर इनकम ही नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा. एम्प्लॉयमेंट कब नहीं होगा, जब इंडस्ट्रीज नहीं होंगी. ठीक है, जब इंडस्ट्रीज ही नहीं है तो जैसे पहले था हमारे यहाँ क्या था, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में किसमें एंगेज थे, एग्रीकल्चर में. इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी नहीं थी. तो जितने भी लोग घर के हैं, अभी भी मोस्टली फैमिलीज में यही है कि जितने भी लोग घर के हैं वो किस में लगे रहते हैं, एग्रीकल्चर में. ठीक है, अगर एक की भी जरूरत है, एक बंदे की भी जरूरत है, लेकिन जितने लोग हैं वो उसी में इन्वॉल्व है, वो इधर उधर अपना कोई भी स्टैब्लिशमेंट नहीं कर पाते. तो इस वजह से इसमें एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो जीडीपी राइजेस, देयर इज अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी. इंडस्ट्री स्टार्ट्स रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर इन द इंजन ऑफ ग्रोथ. अब इंडस्ट्री ने क्या स्टार्ट किया, जो भी रिप्लेस था एग्रीकल्चर को रिप्लेस करके ये क्या बना है, इंजन ऑफ ग्रोथ. मीन्स ग्रोथ का ये ज़्यादा जो है बड़ा इंजन टाइप में उभर के आया. क्यों हुआ, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वाइड रेंज ऑफ गुड्स विच आर कंज्यूमर वुड लाइक कंज्यूम एज देयर इनकम राइजेज. अब जैसे जैसे इनकम राइज हुई वैसे वैसे कंज्यूमर गुड्स, जैसे आप देखते हैं आज से कुछ साल पहले ही आपने देखा होगा कि गुड्स जो थे, टाइप्स ऑफ गुड्स बहुत कम थे. ठीक है, अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो बहुत सारी गुड्स भी, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दो टाइप के होते हैं. कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, और कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर. तो कंज्यूमर गुड्स की भी बहुत सारी वैरायटीज आ गई हैं. जितने भी कंज्यूमर गुड्स की वैरायटीज आ रही हैं उतनी उनकी डिमांड भी बढ़ रही है. डिमांड कब बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है. क्योंकि इनकम की और डिमांड की रिलेशन क्या होती है, पॉजिटिव. अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी. अब जैसे एग्रीकल्चर हमेशा क्या है, एग्रीकल्चर गुड्स लाइक राइस, व्हीट आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एंड हैव लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब जैसे ये नेसेसिटीज जितनी भी हैं तो ये लोगों को परचेज करना ही करना है, तो इसकी डिमांड जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कम है. इलास्टिसिटी आपने 11th में पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी चैप्टर जो था, जो नेसेसिटीज चीज़ें होती हैं उनकी इलास्टिसिटी कम रहती है. इलास्टिसिटी मीन्स फ्लक्चुएशन जो है कम रहता है. कि जो भी आपकी एक तो कंपलसरी चीज़ है या नेसेसिटीज है, जैसे मैंने आपको उसमें भी डिस्कस किया था कि दवाइयाँ हैं जैसे सपोज दैट, ठीक है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, मीन्स प्राइस ज़्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन लोगों को उसकी डिमांड करनी ही करनी है. वजह क्या है कि उसकी वजह यह है कि वो ज़रूरी चीज़ है. जैसे टेक्स्ट बुक हो गई, जितनी भी ये नेसेसिटीज़ हैं, इसका प्राइस हाई हो या कम हो इससे कोई लेना देना नहीं है. इसकी जो डिमांड है वो जैसी है वैसे ही रहेगी. लेकिन जो लग्जरियस चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड क्या रहती है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है. लेकिन नेसेसिटीज चीज़ों में ऐसा नहीं है. दूसरा आपका सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और इंडस्ट्री जो मेन है, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन है, इंडस्ट्रीज से. ठीक है, इनफैक्ट विद द राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव फार्मिंग सेक्टर हैज रिलीज अ लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स. इट गेनफुली एम्प्लॉयड ओनली ऑक्यूपेशन आउटसाइड एग्रीकल्चर. इंडस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉन्स्टेंट. इसने बहुत बड़ा रोल प्ले
किया है। सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, और क्या ये सोर्स है? मीन्स ऑफ मैकेनाइज्ड। मीन्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स क्या है कि जितनी भी मशीन्स चाहिए इंडस्ट्रीज को वो भी यहीं से ही मिलती हैं। जितनी भी मशीन्स होंगी वो यहीं से मिलेंगी, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो ये ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, इस टाइप की जितनी भी मॉडर्न टेक्निक यूज हो रही है एग्रीकल्चर में वो सारे के सारे ये लोग ही मीन्स इंडस्ट्रीज से ही बन के आएंगे। इम्पार्ट डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, और क्या है इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ प्रोसेस क्या है? एक रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन, सिर्फ फूड सर्वाइवल ही रह जाएगा। अगर एब्सेंस हो, बिल्कुल इंडस्ट्री ना हो, तो ये क्या रह जाएगा? हमें सिर्फ जीना होगा, बाकी जो भी हमारे पास कोई अलग चीज़ें हैं वो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में सिर्फ आदमी वही चीज़ें यूज़ कर रहा था जिससे कि जीने भर कोई था, बाकी उन्हें कोई दिन दुनिया से मतलब नहीं था, कितने लोग डरे हुए थे। तो अगर ये इंडस्ट्री बिल्कुल ना हो, क्योंकि जितने भी गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हो गए, कार हो गए, बाइक हो गए, मोबाइल हो गए, ये सारे के सारे किस में बनते हैं? इंडस्ट्री में। अगर इंडस्ट्री ही नहीं होगी तो क्या होगा? सिर्फ उतना खाने भर के लिए लोग उगाएंगे और उतना खा के मीन्स छुट्टी हो जाएगी। जैसे बहुत सारा साल पहले जो होता था ओल्डन डेज में, तो वही टाइप हो जाएगा। इस वजह से ये क्या है? इम्पार्ट डायनेमिज्म है ग्रोथ प्रोसेस के लिए। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है वो भी किसकी वजह से? इंडस्ट्रीज की। मोस्टली इंडस्ट्रीज डेवलप जो होती है वो कहाँ पे होती हैं? अर्बन में, ठीक है। जैसे आप दिल्ली, ग्रेटर नोएडा है, सिडकुल है, यहाँ पे, तो वहाँ पे लोग क्यों कैसे जाते हैं? जो जितने विलेजेस हैं या रूरल एरिया के, वहाँ पे जाते हैं। कब जाते हैं? जब उनको काम की जरूरत है। तो वो क्या है? अर्बनाइजेशन भी इसी से ही बढ़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, और क्या इंडस्ट्री क्या स्प्रेड करती है? इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती है वैसे वैसे जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रोड्स, इस टाइप की चीज़ें भी जो है वो इंक्रीज होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ साइन क्यू नॉन ग्रोथ, तो साइन क्यू नॉन ग्रोथ मीन्स क्या है कि इंडस्ट्रियलाइज ऑफर टेकन अ साइन क्यू नॉन ग्रोथ मीन्स occurs and when industrialization spread, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड करेगा मीन्स इसका कोई वो नहीं है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री स्प्रेड होगी वैसे वैसे ग्रोथ भी बढ़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें फैक्टर्स नेसेसिटीज नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है? अलॉन्ग विद द नीड टू डेवलप इंडस्ट्री, डेवलप इंडस्ट्रीज के लिए ग्रोथ का एपिसेंटर है, बट उसके लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। तो इसकी वजह से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किसका हुआ? स्टेट का। स्टेट मीन्स गवर्नमेंट का हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें क्या? लैक ऑफ कैपिटल। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया नीड ऑफ बिग पुश इम्प्लाइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर इसमें चाहिए था। तो जब इंडिपेंडेंस हुआ तो सिर्फ टाटा एंड बिरला जो थी, दो ही कंपनीज थी जो बड़े हाउसेस थे, मीन्स अगर उन्हें उद्योगपति बोले तो वही इंडस्ट्री जो एस्टेब्लिश कर रहे थे, और उन्हीं के लिए कैपिटल मीन्स दो ही थे, तो इतनी वो कैपिटल जो है इतनी फंड नहीं लगा सकते थे। इस वजह से गवर्नमेंट को उसके लिए आगे आना पड़ा, गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से ही आगे बढ़ा। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, अब प्राइवेट इन्वेस्टर जितने भी थे इन्वेस्ट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि साइज ऑफ मार्केट जो है वो कम था। जब साइज ऑफ मार्केट कम होगा तो इसमें क्या है? मार्केट ओइंग टू लो लेवल ऑफ डिमांड, मार्केट कम है तो डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी तो लो इनकम जो है वो भी कम होगी। तो इसका पूरा ये मीन्स एक साइकिल चलता है। क्या? अगर इनकम कम है तो डिमांड भी कम है, डिमांड कम है तो फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा, मीन्स इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करेंगे प्रोड्यूसर, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फिर से इनकम जो है वो कम होगी, मीन्स एम्प्लॉयमेंट कम होगा। इस टाइप से ये पूरा का पूरा सर्कल चलता रहेगा। तो इस वजह से क्या है? लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। नेक्स्ट है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस का मीनिंग क्या है कि ग्रोथ जो होनी चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? सोशल जस्टिस के, मीन्स डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किसका होना चाहिए उसमें? स्टेट का। क्योंकि इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट दैट मैक्सिमाइजेज प्रॉफिट। अगर प्राइवेट सेक्टर जो भी इसमें पैसा लगाता है वो क्या चाहता है? ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट अर्न हो। बट जो इसमें स्टेट का होगा तो वो क्या चाहेगा? सोशल वेलफेयर। तो जो ग्रोथ होनी चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? विद सोशल जस्टिस में सोशल वेलफेयर भी उसके साथ साथ होना चाहिए। क्योंकि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि प्राइवेट सेक्टर जितना भी इन्वेस्टमेंट करता है वो किस लिए करता है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन इट। बट जो गवर्नमेंट करती है या जो पब्लिक सेक्टर करता है उसमें वो किसके लिए करता है? सोशल
जस्टिस के या सोशल वेलफेयर के लिए। तो इस वजह से अगर दोनों का उसमें कंट्रीब्यूशन है तो दोनों अब एक दूसरे को साथ में लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। ये क्या था, एक डिक्लेरेशन था, किस पे था, ऑन लीडिंग टू रोल ऑफ द स्टेट, की रोल स्टेट का क्या रहेगा। इसमें 3 टाइप जो है 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बनाई गई। जो 1956 डिक्लेरेशन हुआ इसमें 3 टाइप की इंडस्ट्रीज बनाई गई। किस किस टाइप की थी, एक तो एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर में, पूरी की पूरी गवर्नमेंट सेक्टर में थी। दूसरी क्या थी, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर कंबाइंड थी। और जो बची थी वो किस में चली गई, प्राइवेट सेक्टर में। मीन्स पहली जो था प्रायोरिटी किसकी थी, पब्लिक की, बड़ी बड़ी कंपनी पब्लिक के अंडर में थी। दूसरी कंबाइंड थी, मीन्स पब्लिक और प्राइवेट दोनों का शेयर था। और थर्ड वन जो था वो किसका था, जो इनसे बच रही थी कंपनीज वो किस में चली आ रही थी, आपकी प्राइवेट सेक्टर में। और क्या चाहिए था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब इसके बिना क्या है, अगर किसी को भी गवर्नमेंट के थ्रू लाइसेंस लेने की जरूरत थी, अगर कोई भी कंपनी खोल रहा है या इंडस्ट्री बना रहा है तो उसको क्या कंपल्शन था कि उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस की जरूरत थी। बिना लाइसेंस के उसको नहीं होता था मीन्स। और ये किस लिए था, टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। मीन्स उसको लाइसेंस वहीं पे दिया जाता है जो बैकवर्ड है, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाए तो उसको बेनिफिट्स या कंसेशन जो है वो टैक्सेस में या उसको हेल्प कर गवर्नमेंट करती थी कि जितने भी बैकवर्ड रीजन है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो इस वजह से गवर्नमेंट की बिना लाइसेंसिंग के ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता था। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल कंसेशन। कंसेशन भी क्या है, जैसे टैक्स हॉलीडे हो गया, मीन्स टैक्स से उसको कुछ टाइम के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया। सब्सिडाइज पावर सप्लाई, जैसे सप्लाई हो रही है पावर की मीन्स बिजली की, उसमें उनको सब्सिडाइज रेट पे टैक्स वो दिया जा रहा है। और टैक्स में और बिजली में इनको बहुत सारा कंसेशन दिया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे और बैकवर्ड रीजन में करेंगे तो उसमें उनको कंसेशन किस टाइप में दिया जाएगा, एक तो टैक्स रिबेट दिया जाएगा मीन्स टैक्स हॉलीडे बोलते हैं, और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ पावर सब्सिडीज। पावर सब्सिडीज मीन्स बिजली में कटौती के लिए। अब डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट गोल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इक्विटी। अब जो इसमें 3 टाइप की ये बनी, 3 टाइप टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई क्या है कि एसएसआई इज लेबर इंटेंसिव। एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो किस लिए बनाई गई, ये क्या है, लेबर इंटेंसिव। जैसे कोई भी प्रोडक्शन है, हमने किया था सेंट्रल प्रॉब्लम आपने मैक्रो में पढ़ी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्होम टू प्रोड्यूस। उसमें होता था हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में 2 चीजें होती थी, एक था लेबर इंटेंसिव और दूसरा था कैपिटल इंटेंसिव। बट जो एसएसआई है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको किसके थ्रू ज्यादा किया गया, लेबर इंटेंसिव। क्योंकि लेबर इंटेंसिव का ये रीजन है कि उसके अगर जितना लेबर इंटेंसिव होगा उतना एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को ज्यादा मिलेगा। तो जितनी भी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको लेबर पे बेस पे रखा गया। टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड टू यूज मोर लेबर देन द कैपिटल। दूसरा क्या है, एसएसआई शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, और उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई लोकेशन की कि अपने अकॉर्डिंग वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इंटर रीजनल इक्वालिटी। अब इसमें क्या था, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी लाइक भिलाई स्टील, राउरकेला हो गई या और इस तरह की जो थी, उनको क्या था, वेरी ह्यूज इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस दैट्स टू हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उनको कॉस्ट जो है वो बहुत पड़ती थी। इस वजह से एसएसआई को क्या थी, एक छूट थी, वो कहीं पे भी उसको एस्टेब्लिश कर सकते थे। एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी कम था, ठीक है। एंड इक्विटी ओरिएंटेड, इक्विटी में सबको इक्वल साथ लेके चलना, में स्मॉलर इन्वेस्टमेंट को भी ऊपर उठाना है, जो भी करेगा उसको एक साथ लेके चलना है। अब इसके अंदर कुछ साइलेंट फीचर्स हैं स्ट्रेटेजी के इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990। कुछ गुड है और कुछ बैड है। तो 50 से लेकर 19 तक गुड और बैड जो है वो क्या क्या है इसमें, जितने भी हैं गुड जो फीचर्स हैं, गुड इफेक्ट्स क्या क्या हुए इसमें। बिग पुश मिला इंडस्ट्री को, जिससे कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो है बढ़ी। तब देयर वाज अबाउट 6% एनुअल इंक्रीज इन आउटपुट ड्यूरिंग द 1950 से 1990 तक बहुत बड़ा इंक्रीजमेंट हुआ, लगभग 6% चला। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और ग्रोथ लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो बनी, जैसे राउरकेला, भिलाई स्टील है, वो इतने बड़े बड़े प्लांट लगे। और एसएसआई जो है सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है वो भी इसमें सोशल जस्टिस के अकॉर्डिंग इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट बैड इफेक्ट क्या पड़े इसमें, बैड इफेक्ट्स क्या हुए कि पब्लिक सेक्टर जो मोनोपोली ग्रेजुअली टर्न इनटू टू डेड सोशल वेट उन्होंने, और इनसफिशिएंसी, करप्शन, लीकेज, इस वजह से जितनी भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। प्रोडक्शन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का जो था वो भी फेल हो गया, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, लैक ऑफ कंपटीशन promoted the domestic entrepreneur to focus upon monopoly control of the market।
अब हम इंटरनेशनल उससे मार्केट से compete नहीं कर सकते थे, इस वजह से जो डोमेस्टिक था वो धीरे धीरे कम हो गया। सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, सेविंग जो है फॉरेन एक्सचेंज हमने किया किसके थ्रू, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके बदले में हम यहीं पे चीज़ वो बनाएं। जैसे अभी आपने देखा लॉकडाउन में जो चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसका सब्सटीट्यूशन यहीं पे ढूंढा गया कि वो चीज़ें इम्पोर्ट ना करके यहीं से उसको बनाया जाए। तो इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, अवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टार्टेड श्रिंकिंग बाय द एंड 1990, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो श्रिंक कर गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। दी स्टॉक रीच देयर बॉटम, तो 1990 में अपने बॉटम पे पहुंचकर भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो इसके बाद जो है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया 1991 में, जिसको बोलते हैं हम एलपीजी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आया तो उससे बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज को बूम मिला। तो हमने ये डिस्कस किया चैप्टर, तो इसमें यह है कि जितने भी आपने इसके बारे में डिस्कस किया वो आप इसको रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो है इसके नोट्स जो है आप कॉपी में बना के और इस चैप्टर को लर्न कर लेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।